नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। महाराष्ट्र में आज इतिहास बन रहा है। बाल ठाकरे परिवार का कोई आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है। सामना से इससे पहले उन्होंने एडिटर इन चीफ पद से इस्तीफा दे दिया। अब शिवाजी पार्क में चंद मिनटों बाद वो शपथ लेंगे। लेकिन आखिरकार ये खिचड़ी पकी कैसे और चलेगी सरकार कैसे, इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया तीनों दलों ने मिलकर के, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने। खास बात उसमें ये है कि 180 डिग्री पे ये दोनों दल अलग अलग हैं। कौन? शिवसेना और कांग्रेस। एनसीपी को बीच का मान लेते हैं। तो उसमें जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के, जैसा कि पहले भी रिपोर्ट आ रही थी, काफ़ी द्वंद्व छिड़ा। तो फिर उसमें बीच का रास्ता ये निकाला गया था कि शिवसेना इस पे पीछे हटने को नहीं तैयार थी और कांग्रेस भी नहीं पीछे हटने को तैयार थी कि धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? तो इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए संविधान के प्रस्तावना का सहारा लिया गया। संविधान के प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन से ये सारे शब्द जोड़े गए थे। तो जब संविधान के प्रस्तावना शब्द इस्तेमाल करेंगे और इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी प्रीएम्बल शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसमें है इसका जिक्र। तो इस तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात दो चीज़ों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का खास जोर है। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ को रोजगार को लेकर के शिवसेना की एजेंडे में रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन होना चाहिए। आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे जब थे तब, और राज ठाकरे ने जब मन से बनाई तब, इन लोगों ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश बिहार के गए लोगों पे जो एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए जाते थे कंपटीशन, उन पे हमला कराया था। राज ठाकरे ने बाकायदे इसको जो है उसका समर्थन किया था और कहा था कि ये कहाँ से नाजायज़ है। तो इसमें अब किया गया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये वायदा किया गया है कि हम एक नया कानून लेकर के आएंगे जिसमें कि यहाँ की नौकरियों में 80% लोकल लोगों को रिजर्वेशन देंगे। बड़ी बात है। अभी तक यदि वहाँ का रिजर्वेशन का रेशियो देखेंगे तो 16% जो मराठा को आरक्षण दिया गया था उसको मिला करके 68% के आसपास है वहाँ पे आरक्षण, और अब इसको 80% करने की बात है। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि ये सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेंगी स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियों के लिए ही लेगी, लेकिन वो चाहे तो प्राइवेट नौकरियों के लिए भी बना सकती है। बेशक वो केंद्र की नौकरियों के लिए कानून नहीं बना सकती, लेकिन इसमें ये क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए है या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी प्लस प्राइवेट नौकरियों के लिए भी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे जो किसान है वो जो खून के आंसू रो रहा है, ख़ास तौर से खरीफ फसल जो उसकी बर्बाद हुई है, उसी में प्याज भी बर्बाद हुआ, उनको तत्काल रिलीफ देने की बात है। अब रिलीफ किस किस फॉर्म में होगा, उनका क्या लोन वेवर होगा, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, और क्या क्या उनकी जो कर्ज माफ़ी है वो करेंगे, वो भी उतना ही कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंकों का स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? अधिक से अधिक उसके भरपाई कर सकती है कि आपके ऊपर इतना कर्ज है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये 2-3 बात महत्वपूर्ण है उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। और अब इसके बाद जो है सबसे जो ज़्यादा जोर है उनका, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद यदि पहले किसी डिसीजन पे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो वो था किसानों का मुद्दा, लगभग 5800 करोड़ रुपए के कुछ रिलीफ देने की बात थी। हालांकि तत्काल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को भी लेकर कंप्लेंट करेंगे कि इस सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से रोका जाए, क्योंकि सरकार ने अभी तक विश्वास मत हासिल नहीं किया है। बहरहाल वो काम तो इसलिए नहीं हो पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया था कि आप बहुमत साबित कीजिए और 27 नवंबर की 5 बजे शाम तक बहुमत साबित कीजिए। वो नहीं कर पाए, उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस ने जो डिसीजन लिया है उसको ये सरकार 100% पलट देगी, क्योंकि एक तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बिना खुद ही डिसीजन लिया था, और अब शपथ लेने के बाद यदि सबसे पहला काम होने जा रहा है तो उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक होगी, पहली बैठक होगी, जिसमें सबसे पहला फैसला जो होगा वो किसानों को लेकर के होगा। तब ये देखते हैं कि किसानों को लेकर के इनके क्या क्या बताया ये जा रहा है कि अफसरों से पहले से ही प्लान तैयार करने के लिए कह दिया गया कि आप प्लान तैयार करके रखिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, वो सारा उस दिन का एजेंडा रखता है। तो उसमें सबसे पहले किसानों वाला ही एजेंडा आना। वैसे भी इन लोगों ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले किसानों पे डिसीजन करेंगे। तो महाराष्ट्र के जो किसानों की समस्या है, एक सूखे की बड़ी समस्या है, अतिवृष्टि की भी समस्या है जो अभी जिससे कि किसान जूझ रहे हैं, जिसमें प्याज वगैरह की फसल बर्बाद हो गई है। तो सूखा भी है, अतिवृष्टि भी है, और वहाँ पर किसानों के आत्महत्या करने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। चौथी चुनौती है कि किसानों का जो उत्पाद है उसका कैसे उनको समुचित कीमत मिले। तो ये किसानों से जुड़ी 4-5 समस्या है। और दूसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये दोनों पे उनको डिसीजन लेना है।
और प्लस जो है ये तीनों दल कैसे मिलकर के सरकार चलाएंगे ताकि जो है एमिकेबली सारे डिसीजन होते रहें और सरकार चलती रहे, उसके लिए संविधान के प्रस्तावनों को स्वीकार करके इन लोगों ने जो है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसको शिवसेना को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया। उद्धव ठाकरे ने 23 नवंबर को अयोध्या की अपनी यात्रा संभवतः इन्हीं सब दाव पेचों के मद्देनजर जो है स्थगित किया था, जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन पर हमला भी बोला था कि उद्धव ठाकरे ने क्यों उसको स्थगित किया। और भी उन्होंने बहुत कुछ हमला बोला था कि हम पे खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, शिवसेना से जरा बिना सीएम पद दिए हुए समर्थन लेकर के कांग्रेस और एनसीपी दिखा दे। फिर उन्होंने आगे तंज कसा था कि 100 विधायकों वाली पार्टी जो है 56 विधायकों वाली पार्टी को जो है सीएम बना रही है, ये खरीद फरोख्त नहीं है तो और क्या है। खैर वो तो राजनीति की बातें हैं, दोनों पक्ष राजनीति करेगा, राजनीतिज्ञों का काम ही है राजनीति करना, राजनीतिक दल इसीलिए बनाए जाते हैं, कोई सन्यासी होने के लिए यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन देखना ये है कि किसानों को ये क्या राहत देते हैं और नौजवानों को क्या राहत देते हैं, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला बहुत 1 महीने का ड्रामा देख लिया इन लोगों का। जब तक उन लोगों को राहत नहीं मिलेगी तब तक सरकार बने या राष्ट्रपति शासन रहे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही है, किसानों को राहत देना, नौजवानों को राहत देना। जैसे ही शपथ ले लेते हैं और कैबिनेट की बैठक करते हैं और जो कुछ भी उसमें डिसीजन होता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।